हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज के अंदर। मैं भारत सैनी ब्रेक थ्रू विद भारत सैनी में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ हम मानव में रासायनिक समन्वय चैप्टर चल रहा है हमारा, और आज हम इसका अंतिम भाग जो है, इससे पहले हमने लगभग 15 भाग यानी 15 वीडियोज हमने अपलोड किए हैं, जिसमें हमने सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आज अंतिम भाग है जिसमें मादा जनक ग्रंथि अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने नर जनक ग्रंथि वृषण के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज की वीडियो में हम अंडाशय ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर हम ओवरी की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, ये बात आपको पहले भी बताई थी। स्ट्रक्चर, औतिकी और फंक्शंस को हम मानव में जनन तंत्रों के अंदर विस्तार से पढ़ चुके हैं। यहाँ हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ने का उद्देश्य अंडाशय से स्रावित हार्मोन्स क्या हमारे शरीर पर इफेक्ट डालते हैं और उनका किस प्रकार केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी पर किस प्रकार वो अपना रासायनिक नियंत्रण करते हैं। तो देखिए, मानव में जो मादा जनक ग्रंथि होती है, दैट इज अंडाशय ओवरी, उसकी स्थिति की बात करें तो हम जानते हैं मादाओं में उदर गुहा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में होते हैं, और ये प्राथमिक सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहलाते हैं। इनकी प्रकृति की बात करें तो ये अंतःस्रावी है, यानी इसमें जो खास बात करेंगे हम कार्पस लुटियम की, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के समान ही व्यवहार करता है। स्रावित हार्मोन की बात करें तो यहां से ध्यान रखना, 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। अंडाशय से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, दोनों की प्रकृति स्टेरॉइड प्रकार की होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। पहला हार्मोन एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों ही हार्मोन स्टेरॉइड प्रकृति के हैं, और इन्हें हम नारीत्व हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रखना, नारीत्व हार्मोन। जबकि हमने मेल गोनेड ग्रंथि के अंदर पौरुष विकास हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कहा था, जो कि एंड्रोजन्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो आप सभी जानते हैं। एस्ट्रोजन का जो स्राव है, एस्ट्रोजन का स्राव अंडाशय की पुटिकीय कोशिकाओं द्वारा होता है। अंडाशय की जो फॉलिकल सेल होती हैं, पुटिकीय कोशिकाएं जिन्हें हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं, उनके द्वारा स्रावित होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाता है हमारा कि एस्ट्रोजन का स्राव कहां से होता है? अंडाशय से। कौन सी कोशिकाओं से? पुटिकीय यानी फॉलिकल सेल्स के द्वारा। अब बात करते हैं हम कार्य की। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो क्या कार्य करता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यह अंड जनन का नियंत्रण करता है। यानी जो oogenesis की क्रिया होती है अंडाशय में, हमने देखा कि अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया, एक जो पुबर्टी अवस्था आती है लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु के अंदर, मादाओं में अंडाशय के अंदर रज चक्र का निर्माण होना, पुटिकाओं का निर्माण होना, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण होना, ये सब जो लक्षण होते हैं ये वास्तव में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होते हैं। इसीलिए इन्हें नारीत्व हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होना, जैसे आवाज जो है पतली, बारीक, महीन। आपने देखा होगा कि
महिलाओं की आवाज बारीक होती है, जबकि जो मेल्स होते हैं उनकी युवा अवस्था में आवाज अचानक से भारी हो जाती है, डीप हो जाती है, डेप्थ होती है। और यहाँ हम बात करें तो स्तन ग्रंथियों का डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड्स का विकास होता है, उनके अंदर जो है जो पुटिकाएं होती है उनका जो है डेवलपमेंट होता है। मादाओं में सहायक जनन ग्रंथियों का विकास को प्रेरित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी होती है, हम सभी जानते हैं स्तन ग्रंथियां हैं। इसके अलावा जो है अन्य जो सहायक जनन ग्रंथियां होती है उन सब का डेवलपमेंट भी इसी हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है। रज चक्र का निर्माण, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसे हम आर्तव चक्र भी कहते हैं, ये भी प्रारंभ होता है। हमने पढ़ा था कि रजोदर्शन जो है जब एक एज निश्चित एज में प्रारंभ होता है तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है। और अगर हम कुल मिला के बात करें तो मादाओं में जो लैंगिक व्यवहार है उसका नियंत्रण भी एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ हम जैसे हमने बात की कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अगर स्रावित नहीं हो पुटिकाओं के द्वारा तो निश्चित बात है कि ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे, ये बाधित होंगे और जो है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए युवा अवस्था में वो नहीं होगा, तो बंध्यता भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, जो कि दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है, फीमेल हार्मोन। तो यहाँ प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, इसका क्या काम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कार्य क्या करता है। तो अंडाशय में हम सभी जानते हैं, हमने रज चक्र को पढ़ा था जिसमें रज चक्र की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है अंडोत्सर्ग अवस्था, जो रज चक्र के 14वें दिन संपन्न होती है, जब LH हार्मोन का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, जिसे हमने LH सर्ज नाम दिया था। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा डिटेल से डायग्राम के माध्यम से बताया था कि जब जो है परिपक्व पुटिका होती है जिसे हम ग्राफियन पुटी कहते हैं, जब ये फट जाती है तो जब फट जाएगी तो क्या होगा, अंडाशय बाहर आ जाता है, जो परिपक्व अंडाणु जो है वो बाहर आ जाता है ग्राफियन पुटी से। और जब ये ग्राफियन पुटी का खोल रह जाता है तो यहाँ देखिए अंडाशय अंडोत्सर्ग के बाद खाली ग्राफियन पुटी जो है वो पीले रंग का पीत पिंड बना लेती है। तो जैसे ही यहाँ से सक्रिय अंडाणु द्वितीयक oocyte अवस्था में बाहर आ जाता है, अंडवाहिनियों में आ जाता है, तो ये जो खाली जो खोल रह गया है ग्राफियन पुटी का, वो पीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें हमने बताया था आपको जो है प्रोटीन होता है जिसके कारण ये पीले रंग का दिखाई देता है, और इसे पीत पिंड भी कहते हैं। और इसके बाद यानी हम इसको इंग्लिश में नाम देते हैं तो कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम, तो ल्यूटियल अवस्था भी कह देते हैं इसको। और इसमें ल्यूटिन प्रोटीन होता है जो कि पीले रंग का होता है, ल्यूटिन प्रोटीन ध्यान रखना। तो ये कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, और इस कार्पस ल्यूटियम का काम एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह होता है। क्वेश्चन आता है कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करता है, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होगा। कौन से हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होगा। और यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, और इसका नियंत्रण LH हार्मोन के द्वारा, जैसा अभी बताया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कहां से स्रावित हो रहा है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि इज द मास्टर ग्लैंड जो कि हमारी अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो LH हार्मोन के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण होगा, ल्यूटियल अवस्था का नियंत्रण होगा, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण भी LH हार्मोन के द्वारा ही होगा। तो ये सारे जो है LH हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लगता है तो इसके बाद हमने आगे आपको ध्यान हो तो बताया था, यदि रोपण
यदि मान लो निषेचन होता है तो आगे रोपण होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगातार गर्भावस्था तक बना रहता है क्योंकि प्रेगनेंसी आ जाती है। तो यहाँ अब कार्य की बात करते हैं। अगला जो है हमारा महत्वपूर्ण कि ये क्या कार्य करता है, आखिर प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहला है यह भ्रूणीय विकास के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। जैसा अभी बताया था, यदि मान लो आगे भविष्य में जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, रोपण होगा। तो रोपण को यानी भ्रूण के लिए एक एनवायरमेंट बनाना जरूरी होता है। ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं जो स्वतः ही होती हैं। तो इसमें हम जानते हैं गर्भाशय को यानी यूट्रस को तैयार किया जाता है आगे की अवस्थाओं के लिए। और ये तैयारी में क्या होता है, वास्तव में इस तैयारी में जो है उसकी दीवार मोटी होती है, ठीक है, ग्रंथिल हो जाती है, ग्लैंडुलर हो जाती है, क्योंकि इसको एम्ब्रियो को वहां पर स्पेस देना है, उसको वहां पर डेवलपमेंट के लिए स्थान देना है। ये चीज हमने रज चक्र में भी आपको डायग्राम के माध्यम से बताई थी, याद आ रहा है? नहीं है तो आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप देखिए, वहां से आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा। तो दीवार जो है वो मोटी और ग्लैंडुलर हो जाती है ताकि भ्रूण का रोपण हो सके। तो ध्यान रखना, जब कुटी अवस्था, जब हम पढ़ते हैं कोरक कुटी अवस्था, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बन जाता है भ्रूण, तब जाके उसका रोपण होता है, दैट इज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है यूट्रस की दीवार से भ्रूण का कोरक कुटी अवस्था में चिपकना। अब क्या होता है, यहाँ नोट करने की बात है, यदि मान लीजिए ये रोपण को बनाए रखता है, ध्यान रखना, इसीलिए यह गर्भावस्था का 9 माह तक अनुरक्षण करता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 9 माह तक, चूंकि गर्भावस्था कितनी होती है, गर्भावस्था कितनी महीने की है, 9 माह की मानव के अंदर, ठीक है, 38 वीक जो भी हमने बताया था पिछली वीडियो में। तो 9 माह तक ये इसका अनुरक्षण करेगा, उसको बनाए रखेगा। यूं समझ लीजिए कि गर्भावस्था को बनाए रखेगा, प्रेगनेंसी को बनाए रखेगा। अब भाई ऐसा क्योंकि अगर ये हार्मोन, इसीलिए इस हार्मोन को हमने गर्भावस्था हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन नाम दिया, ध्यान रखना, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को गर्भावस्था हार्मोन कहते हैं। अब इसका दूसरा पहलू समझिए, यदि देखिए यहाँ नोट करके डाला, यदि प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है, यदि प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है तो गर्भपात हो जाता है। ध्यान रखना, यदि प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है तो कमी से क्या होगा, गर्भपात यानी अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन का मतलब होता है भ्रूण जो है परिपक्वन से पहले ही नष्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है शरीर से, तो ये कहलाता है गर्भपात यानी अबॉर्शन। तो ये किसकी कमी से होता है, वास्तव में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिन महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनता है उसे गायनो जो है लॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट, उसको मतलब टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद बाहर से हम इंजेक्ट करते हैं वीकली, मंथली, जैसा आवश्यकता के अनुसार एस्ट्रोजन हार्मोन बाहर से इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं ताकि रोपण को बनाया रखा जा सके, यानी गर्भपात को रोका जा सके। तो ये प्राकृतिक रूप से यदि बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है गर्भावस्था को बनाने वाला हार्मोन है, उसका अनुरक्षण करेगा और गर्भपात को रोकेगा। इसीलिए इसे गर्भपात विरोधी हार्मोन अर्थात एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। किसे, प्रोजेस्टेरोन को। बहुत बार क्वेश्चंस मेडिकल एग्जाम में तो आते ही आते हैं इस टॉपिक से, ध्यान रखना स्टूडेंट। मेडिकल एग्जाम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से, चाहे वो कोई सा भी मेडिकल एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे जिपमर का हो, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो या नर्सिंग के, सब में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर फोकस किए जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, यह मादाओं में ताप को भी बढ़ाता है, इसलिए इसे थर्मोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।